चलिए डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, बोंजुआर, बियोनास नाचोस, खम्मा गणी, राम राम। चलिए सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आज का ये सेशन जिसमें पूरे वीक के जो भी वोकैब्स हमने सीखे थे उन सारे वोकैब को डिस्कस किया जाएगा, और डिस्कशन के बहाने जब हमारे सामने से वो वोकैब्स पास ऑन होंगे तो उसमें से बहुत सारे वोकैब्स जो है वो हम कहीं ना कहीं कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। कुछ वोकैब्स होते हैं जो पैराग्राफ में यूज हुए होते हैं, तो वो तो याद रखना बहुत आसान हो जाता है। और सिनोनिम्स का लिस्ट कभी 4, कभी 5, कभी 6 वोकैब्स दिया होता है, कभी भी सारे के सारे याद रखने होते नहीं है। मिनिमम अप्रोच पे चलने का मेन वोकैब जो पैराग्राफ में यूज हुआ वो तो हमें आ ही जाएगा, उसके साथ 1 से 2 नए शब्द पकड़ लीजिए, बस ऐसे 1-2 वोकैब का भी रिवीजन एडिशनल हम कर लेते हैं तो हमारा वोकैब का जो बेस है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज भी ऑथेंटिकली देखें तो 40 वोकैब्स हैं मिनिमम जिसका रिवीजन हम करने वाले हैं, लेकिन उसके अंदर के जितने भी सिनोनिम्स हैं आज तक कभी हमने उसको गिना नहीं है। मैं जब भी बोलता हूं कि पिछले 100 एपिसोड्स का एवरेज 20 वोकैब्स भी गिनो तो इसका मतलब है कि 2000 वोकैब्स हो जाते हैं, लेकिन ये वो वोकैब्स है जो मेन है, उसके सिनोनिम्स को कभी हमने गिनती में नहीं लिया है। तो आप जरा सोचिए, जब मैं बोल रहा हूं कि आज 40 वोकैब्स का रिवीजन होने वाला है तो ये सिर्फ 40 नहीं है, उन हर 40 वोकैब में अगर एक दो सिनोनिम भी और पकड़ लो तो और 80 हो जाते हैं, और ऐसा करके टोटल 100 से 120 वोकैब्स का जो एक खजाना है वो हमें आगे की 40 मिनट में 45 मिनट में मिलने वाला है। तो कमेंट में सब लोग जल्दी से एक बार रेडी लिख दीजिए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं वोकैब्स के रिवीजन की कहानी। और हाँ जी, स्कोर बोर्ड जो पिछले हफ्ते का मतलब मंडे के दिन हमें मिला उससे याद आया कि कल के दिन संडे जो आपकी वोकैब्स की टेस्ट रखी जाएगी वो 30 क्वेश्चंस की रखी जाएगी इस बार। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस में से कम 22 से 23 मार्क्स तो हम स्कोर कर ही सकते हैं, ऐसा वाला ये पेपर है। और इस बार जब 30 वोकैब्स रखे हैं तो पक्की बात है कि इस वीक के जो भी एडिटोरियल्स थे वो भी और पिछले वीक के जो भी एडिटोरियल्स थे वो भी, वो दोनों को मिलाकर आपको वोकैब की टेस्ट इस बार दी जाने वाली है। तो आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि दोनों हफ्ते के जो वोकैब्स की पीडीएफ आपको मिली है वो सब रिवीजन कर लीजिए। खैर, इस हफ्ते के जो भी वोकैब्स है उसका रिवीजन आइए हम शुरू करते हैं। एडिटोरियल वर्ड्स फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल, उसमें सबसे पहला ऐसे कानून जो बड़े ही कोएर्सिव होते हैं, ठीक है, और जिसको सोसाइटल सपोर्ट अगर नहीं मिले तो वो ऑफन फेल हो जाते हैं अपना पर्पस जो है उसको डिलीवर करने में। तो कोएर्सिव का मतलब होता है एक तरह का ओवरबेयरिंग, मतलब एक तरह का थोड़ा सा जबरदस्ती कराता हुआ, बाय फोर्स जो काम कराता है उसे कहा जाता है बाय कोएर्शन, दैट इज बाय कंपेलिंग नेचर। ओके, बढ़ते हैं आगे। और इसके सिनोनिम्स अगर आपको याद है तो कमेंट में आप लिख भी सकते हो। ऑफ कोर्स मैं डायरेक्टली जो वोकैब्स यहाँ आ रहे हैं वो ले रहा हूँ, तो आप जब कमेंट कर रहे हो और रिवीजन का दिन होता है तो बहुत बार मैं आपके कमेंट की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। ठीक है, कभी कोई सही कभी कोई गलत तो मैं उसको करेक्शन करने जाऊं, इससे अच्छा आप आपके वोकैब्स का लिस्ट जो भी आपको लगे वो कमेंट करते जाइए। ये मत सोचिए कि सर ये वोकैब कमेंट हमारे देख क्यों नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब इसके सिनोनिम्स का लिस्ट आएगा तब आपको पता चल ही जाएगा कि कौन कौन से आपने जो लिखे वो सही है या गलत है। दूसरा, जब मैंने बोला कि 40 वोकैब आज रिवाइज करेंगे तो दैट डज नॉट मीन जस्ट 40, 40 में हर में एक दो भी ऐड कर लो तो 100-120 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ऐसा करके शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वोकैब इज योर कोएर्सिव, मतलब समथिंग विच इज डन बाय कंपेलिंग बिहेवियर और कंपेलिंग इंस्ट्रक्शन, जबरदस्ती जो काम करना ही पड़ जाएगा वो। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, पहला एडिटोरियल है, इसमें लिखा है कि अगर आप एक्सेस टू हेल्थ नहीं इंप्रूव करते, सामाजिक जागृति नहीं लाते, तो फिर अनलाइकली टू बेनिफिट द कम्युनिटी इट वांट्स टू सर्व। अनलाइकली का मतलब होता है इम्प्लॉजिबल, फिर नहीं लगता कि यहाँ पे आप उस तरह का जो मदद है वो कर पाओगे। ठीक है, इस तरह का जो समाज को एक प्रोग्रेसिव स्टेज है वो प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। तो अनलाइकली का मतलब है नॉट पॉसिबल, नॉट प्रोबेबल, उसे कहते हैं अनलाइकली। और आगे जब बोला गया कि यंग वुमेन जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती है वो आज भी अंडर द यॉक ऑफ फैमिलियल एंड सोसाइटल प्रेशर्स, मतलब दोस्तों जब कोई बुलॉक कार्ट होता है तो जो दो बुलॉक्स होते हैं उसके कंधे के ऊपर यहां से एक लंबा सा लकड़ा जो सटाया जाता है जिससे उन दोनों को एक साथ जोड़ा जाता है, ऐसे लकड़े वाले जो मटेरियल है उसको यॉक कहा जाता है। लेकिन यहां हम जब ये पढ़ रहे हैं तो दो ऐसे बोझ, दो ऐसे बर्डन, दो ऐसे यॉक्स, ठीक है, उसके तले जो विमेन है यंग वो बहुत बार दब जाती हैं और इस कारण से भी वो जो प्रोग्रेसिव स्टेज अटेंड कर पानी चाहिए वो उस लेवल पे नहीं कर पाती जितना कि मेल कर पाता है। दैट इज द सेकेंड थिंग, यॉक। और आगे बढ़ते हैं, और उसका एक कारण ये भी है कि भारत में आज भी कैसा वाला माइंडसेट बना हुआ है, पैट्रियार्कल, मतलब कहीं ना कहीं पुरुष प्रधानता जो एक मानसिकता है वो बनी हुई है। तो ये जो पैट्रियार्की है, पैट्रियार्कल माइंडसेट है, वो भी बहुत बार दिक्कत कर रहा होता है। आप चेक करिए, वोकैब रिवाइज करने के बहाने ना पूरा एडिटोरियल भी हमारा रिवाइज हो जाता है, तो एक करंट की बेसिक अपडेट जो है वो भी हमारे माइंड में आना शुरू हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे के वोकैब्स की ओर। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स खुद इस कानून का जो था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 उसका यूज अपने बच्चे के खिलाफ भी करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बार वो इलोप हो जाते हैं। इलोप का मतलब होता है फरार हो जाना, भागकर शादी कर लेना, उसे कहते हैं इलोप करना, ठीक है। या फिर वो बहुत बार इवेड मतलब डॉज कर जाते हैं, अवॉइड कर जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं फोर्स्ड मैरिजेस को। अब उसके लिए भी बहुत बार वो भाग जाते हैं। और इलोप का मतलब अपने प्रेमी को लेकर भाग जाना, ऐसा भी होता है बहुत बार। तो ये सारी जो चीजें होती है वो हमें कुछ ना कहीं ये टॉपिक के बारे में, ये टॉपिक की सेंसिटिविटी के बारे में बताने का काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वही सारे वोकैब्स, लेकिन अब ये सारे वोकैब्स के साथ एक आध दो सिनोनिम भी देखते चलेंगे। तो आप चेक करिए, एक एडिटोरियल में अगर 7 नए शब्द मिलते हैं तो सबके 2-2 सिनोनिम भी ऐड कर लिए तो और 14, मतलब टोटल 21 वोकैब्स जो है वो तो हमारे एक ही एडिटोरियल में से हो जाते हैं। और सारे हमें रट्टा मार के याद नहीं करने, सिर्फ जो यूसेज बेस्ड है वो वोकैब हम बिना कुछ मेहनत करें हमें याद रह जाएगा। तो एक आध दो सिनोनिम पकड़ लो, सारे सिनोनिम पकड़ने की जरूरत नहीं है। खिचड़ी वाला अप्रोच अप्लाई करने का चाणक्य कहते थे कि खिचड़ी को किस तरह से आप जब गरम गरम होती है तो बीच में से नहीं खाते हो, बॉर्डर पे ठंडा हो जाता है वो खा जाते हो, फिर नई बॉर्डर बन जाती है वो फिर ठंडी हो जाती है फिर उसको खा जाते हो। ऐसा करके मतलब हमें किसी भी टॉपिक को जितना बेसिक बॉर्डर एरिया से जो आसान होता है उसका पकड़ जाएंगे तो और नया मिलता भी चला जाएगा और कम मेहनत में ज्यादा परिणाम भी मिलेगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें मेहनत नहीं करनी है, पर मिनिमम हार्डवर्क से मैक्सिमम आउटपुट मिलता है तो वो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ाएगा भी। चलिए तो शुरू करते हैं। कोएर्सिव का मतलब ही होता है हाई हैंडेड, जो जबरदस्ती करता है उसे हाई हैंडेड भी कहते हैं। इंटिमिडेटिंग, थोड़ा सा डरावना सा बना देता है माहौल। ओवर बियरिंग और फोर्सफुल का मतलब ही होता है जो जबरन काम करवाया जाता है वो। अब कोएर्सिव हमें पता है, फोर्सफुल हमें पता है, ओवर बेयरिंग शायद ना पता हो तो एक इजी वाला वर्ड पकड़ लो और एक थोड़ा अच्छा वाला इंटिमिडेशन पकड़ लो और एक हाई हैंडेड जो अपना हाथ ऊपर रखता है, ऐसा आप इमेजिन करके भी याद कर सकते हो। जो अपना दबदबा रखता है, वो अपना हाथ ऑलवेज ऊपर रखना चाहता है, वो ही बंदा कोएर्शन में जाएगा। ठीक है, चलिए दैट वाज द फर्स्ट वोकैब। दूसरा अनलाइकली, मतलब नॉट लाइकली टू हैपन, बी डन और बी ट्रू। कोई चीज सही होने की संभावना न होना या कोई चीज हम चाहे वैसे होने की संभावना न होना तो उसे हम कहते हैं इम्प्रॉबेबल। लेकिन एक अच्छा शब्द आपको मिल रहा है ड्यूबियस, उसी तरह से एक अच्छा शब्द मिल रहा है इम्प्लॉजिबल। इनकंसीवेबल मतलब आप उसको समझ नहीं पा रहे हो ऐसा, तो वैसा ही एब्सर्ड होता है और वैसा ही फैंसीफुल होता है। कहते हैं ना बहुत बार ख्याली पुलाव जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी बातें कैसी होती है? अनलाइकली टू मटीरियलाइज। मटीरियलाइज का मतलब है सत्य स्वरूप लेना। ठीक है, बहुत बार आपने कोई प्लान बनाया लेकिन वो प्लान सफल नहीं हुआ तो आप कहते हो माई प्लान डिड नॉट मटीरियलाइज। तो वो बिल्कुल सही तरह की टर्मिनोलॉजी यूज की गई है। तो ये है अनलाइकली, जिसके 2 नए शब्द अगर आप पकड़ो तो एक है इम्प्लॉजिबल और एक है ड्यूबियस। बस ये 2 शब्द को पकड़ के चलो। जब आप कहते हो यॉक तो एक वुडन क्रॉस पीस जो होता है, जो फासन किया जाता है, अटैच किया जाता है
ओवर द नेक्स ऑफ 2 एनिमल्स और अटैच किया जाता है टू द प्लाव और कार्ट दैट दे आर टू पुल, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, हार्नेस करना, कपलिंग करना, टैग करना और इक्विपेज करना, मतलब साधनों से सज्ज करना, उसे भी कहते हैं यॉक। आगे बढ़ते हैं। पैट्रियार्कल का मतलब होता है रिलेटिंग टू और डिनोटिंग अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी, एक ऐसी व्यवस्था का एक तरह से हिंट देते हुए जिसमें गवर्नमेंट भी जो है या सोसाइटी है वो कंट्रोल की द्वारा जा रही है, किसके द्वारा, बाय मैन, ठीक है। तो उसे कहते हैं पैट्रियार्कल माइंडसेट। तो दोस्तों यहाँ 1 2 3 4 अलग अलग शब्द हमें मिल चुके हैं, कोएर्सिव, अनलाइकली, यॉक और पैट्रियार्कल। चलिए बढ़ते आगे। इलोप का मतलब होता है रन अवे सीक्रेटली इन ऑर्डर टू गेट मैरिड, हाथ से फिसल के निकल जाना, उसे कहते हैं स्लिप अवे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इवेड करना मतलब एस्केप और अवॉइड करना समवन ऑन समथिंग, है ना। खास करके बाय गाइल, गाइल का मतलब ही होगा एक तरह की चतुराई, एक तरह की होशियारी, एक तरह की स्किल या फिर ट्रिकरी। इल्यूड करना मतलब बच निकलना, है ना, बच निकलना, एक तरह से भाग निकलना। और एक है डिसी मतलब धोखा देना, डिच मतलब तो आप खुद समझते हो, यंगस्टर्स हो। और बिल्क, बिल्क का मतलब भी होता है एक तरह से किसी चीज में धोखा देके आगे निकल जाना या उस चीज से अपने आप को बचा लेना, वो दोनों तरह की चीजें ये बिल्क वाले शब्द में आती है। तो यहाँ पे 2 नए शब्द आप याद कर सकते हो, एक तो इल्यूड करना और एक तो बिल्क करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और दैट वाज द फर्स्ट एडिटोरियल। बढ़ते सेकंड एडिटोरियल की ओर, जिसमें था वार्निंग बेल्स ऑन ओमिक्रॉन केसेस इन इंडिया। दोस्तों 2 से 3 दिन पहले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट के ऊपर क्या क्या संभावनाएं जो है वो निकल के आ रही है, कितने केसेस बढ़ रहे हैं और क्या क्या सावधानियां रखने की आवश्यकता है, ये पूरा टॉपिक इधर डिस्कस किया गया था। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेकंड एडिटोरियल की, और उसमें सबसे पहला है कि अनमिस्टेकेबल, बिना गलती का एक फॉरबोर्डिंग, मतलब समथिंग बैड विल हैपन, ये तो पक्की बात है, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना, बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, है ना। एक तरह से बी प्रिपेयर्ड भी नहीं, सिर्फ प्रिपेयर करना फॉर समथिंग बैड विल हैपन, ठीक है। तो उसे कहते हैं, या प्रिपेयर फॉर समथिंग बैड टू हैपन, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फॉरवर्डिंग करना। writ large in a letter का मतलब होता है ऑब्वियसली पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट करता हुआ जो एक ऑर्डर है जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी के द्वारा दिया गया, उसे कहते हैं writ large in a public या in a letter। और आगे बढ़ते हैं, और बहुत ज्यादा फॉरसाइट, बहुत ज्यादा दूरदृष्टि, एक विजनरी अप्रोच की आवश्यकता है कि आज से 6 महीने के बाद अगर कोविड-19 के केस बढ़े, ओमिक्रॉन के केसेस बढ़े, तो हमारा अप्रोच किस तरह से होना चाहिए, वह सारी बातें दूर से पहले से समझ जाने की क्षमता को हम कहते हैं एक्सपेक्टेबिलिटी, दैट इज फॉरसाइट। कंटेनमेंट करना मतलब किसी भी चीज को कंट्रोल करना, नियंत्रण में लाना, ठीक है। तो डायनामिक डिसीजन मेकिंग, और प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इमरजेंसी, एकदम तुरंत बिना रुके घड़ी के कांटे की इंतजार करते हुए फटाफट आगे बढ़ जाना, उसे कंटेनमेंट कहते हैं, एक्शन की जरूरत है, ठीक है। और वो स्टेट्स हैव टू बी विजिलेंट अबाउट इट ऑल्सो अंडरलाइन 2 स्पेसिफिक पैरामीटर्स, जो 2 अलग अलग पैरामीटर्स हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा कैसा रहना पड़ेगा, विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है दोस्तों सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं विजिल होना, ठीक है। और देयर वर इकोज इन द लेटर ऑफ द डेज व्हेन इंडिया वाज अंडर अ कंप्लीट लॉकडाउन। दोस्तों याद करो कंप्लीट लॉकडाउन की परिस्थितियां जब थी, है ना, तो उस समय पे जो जो लेटर में बातें लिखी जा रही थी कि भाई कर्फ्यू लगाओ, है ना, ऑफिस में, मैरिज में, फ्यूनरल में, वहां पे आने वाले लोगों की संख्याओं पे नियंत्रण लगाओ, ज्यादा बाहर बिना किसी कारण के मत निकलो, ऐसे जो जो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे बताए जा रहे थे, आज वही चीजें वापस दिखने लग गई है। इकोज इन द लेटर, इको का मतलब होता है रिफ्लेक्ट होना। जो बात मैं आज कह रहा हूं अगर सामने दुनिया में दिखने लग जाए तो वो सारी बातें मेरी बातों को क्या कर रही है, इको कर रही है, मेरी बात को सच साबित कर रही है। और आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह से इसने ना एग्जॉर्ट किया था, मतलब एक तरह से एनकरेज किया था, थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया था डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को व्हेन रिक्वायर्ड टू इम्पोज नाइट कर्फ्यू, और कहा गया था कि भाई नाइट कर्फ्यू भी लगाने की सुविधा रखो। और आपने देखा लेटेस्ट अपडेट अगर देखो तो आज से ही बात करें तो गुजरात के भी 8 महानगर जो है वहां पे रात को 11 से लेकर सुबह 5 बजे तक का जो कर्फ्यू है वो लागू ऑलमोस्ट हो ही चुका है। धीरे धीरे उसकी इंपैक्ट भी आपको सोसाइटी में, समाज में, सूरत में अगर देखोगे तो भी, गुजरात में देखोगे तो भी, बहुत सारे शहरों में दिखने लग जाएगी, ठीक है। चलिए एक बार बता दीजिए ऑडिबल है, विजिबल है हमारी टीम, क्लियर है, कंप्लीट, चलो बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और साथ साथ में जो नंबर्स आते हैं, संख्या आती है लोगों की शादी में,
या फिर फ्यूनरल में, उसको भी कर्टेल करना होगा। कर्टेल करने का मतलब होता है रिड्यूस करना होगा, घटाना होगा, कम करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो डेली काउंट है ना भारत में, वो भी कहीं ना कहीं मई 2000 कौन सा 21 का महीना था, नहीं 20 का था, उस दिन से लेकर आज तक लगातार क्या कर रहे हैं, एब कर रहे हैं। एब का मतलब भी होता है रिड्यूस करना, रिड्यूस होना, या एक तरह से क्या हो जाना, डिमिनिश हो जाना, ड्विंडल हो जाना। एक अच्छा शब्द आपको मिल रहा है, क्या हो जाना, ड्विंडल हो जाना। ठीक है, तो मैं भी चेक करो, जो भी वोकैब्स है वो यहीं से आपके सामने परोसता हूं, और जो यहाँ प्रिपेयर किए होते हैं मैंने कभी ना कभी, उन्हीं वोकैब का रेफरेंस लेके उसके सिनोनिम्स भी बताता होता हूँ। ठीक है, तो यही आदत अगर हम डाल ले तो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे बहुत सारे वोकैब्स, बहुत सारा ग्रामर का कंटेंट और बहुत सारा रीडिंग एबिलिटी का एक जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से हमें मिल चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट में एक बार भाई यस लिख दो अगर मेरी बात से सहमत हो, चलो फटाफट, नहीं हो तो नो लिख दो, चेक करेंगे, हम सुधारेंगे उस बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट ईयर और इवन एज रिसेंटली एज दिस समर की अगर बात करें तो भारत ओवरऑल तो देखे तो बहुत अच्छी परिस्थिति में है, लेकिन फिर भी डेवास्टेटिंग जो सेकेंड वेव है, डेवास्टेटिंग का मतलब होता है दोस्तों डिस्ट्रक्टिव, बड़ा ही विनाशक सा जब ये माहौल बन गया था सेकेंड वेव। ठीक है, तो स्ट्रक अ बॉडी ब्लो मतलब हिट हार्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान करना, उसे कहते हैं स्ट्रक अ हैवी या एक तरह से बॉडी ब्लो। ठीक है, चलिए दोस्तों तो और आगे बढ़ते हैं। हार्बिंजर्स, हार्बिंजर्स का मतलब होता है कोई अच्छा चीज़, कोई बुरा चीज़, किसी भी चीज़ का संदेश लेके आने वाले को हम कहते हैं हार्बिंजर। इसीलिए कहते हैं ना भाई, कबूतर जा जा जा, चिट्ठी लेके जा और दूसरी चिट्ठी हा वाली लेके आ। ठीक है, तो वो है हार्बिंजर, मतलब एक तरह से दूत, मैसेंजर जो होता है वो एक तरह से आपका हार्बिंजर कहलाता है। और ये जो भी तूफान, ये जो भी हैवोक हुआ, ये जो भी मैस हुआ, ये जो भी डिसऑर्डर हुआ, ठीक है, उसके लिए स्पेसिफिकली अगर बात करें तो यहाँ पे यूरोप और यूएस, ये दोनों घटनाएं जो हुई वो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक संदेशवाहक, एक मैसेंजर बन के आई कि पोटेंशियल हैवोक, विनाश जो है वो भारत में भी होने की संभावनाएं हैं। और यही चीजें हैं जो भारत के लिए कैसी बनी हुई है, कॉन्स्टरनेशन। मैं बता देता हूं, कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है रीजन फॉर एंजाइटी। क्या? रीजन फॉर एंजाइटी। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। और 40% ऑफ द एडल्ट जो है, जो अभी भी कैसे है, वल्नरेबल है, मतलब एट रिस्क है, खतरे में है, प्रोन टू है, किससे प्रोन टू है, सीवियर डिजीज जो हो रहा है वो, और फिर भी उनको फुल्ली वैक्सीनेशन तो हुआ नहीं है। क्राउड्स एंड पब्लिक मिंगलिंग, मिंगलिंग का मतलब होता है एक तरह का गैदरिंग, एक तरह का मिलजुल के आगे की एक्टिविटी करना। आर एट अ प्री एंडेमिक लेवल, मतलब पेंडेमिक जब नहीं था तब जिस लेवल पे फेयर्स, फन फेयर्स होते थे, उसमें जितनी क्राउड आती थी उतने ही क्राउड जो है वो आज पोस्ट पेंडेमिक भी आ रहा है। अगर कुछ ही दिन पहले बात करी जाए सूरत की, तो हुनर हाट जो वनिता विश्राम ग्राउंड पे एक फेयर हुआ था, डेली बेसिस पे नंबर ऑफ पीपल वर देयर, कोविड-19 प्रोटोकॉल को ले छोड़कर बाकी सारी चीजें वहां बहुत अच्छे से अवेलेबल थी। तो एक ये चीज भी दिखने लग गई है। और the true impact of Omicron will be known over the next few weeks, but the center must continue to strike the gong of caution। मतलब एक तरह से एक बीन बजाते रहना भाई, है ना, माइक में बोलते रहना, जागते रहो ताकि हर कोई अलर्ट रहे। तो ठीक उसी तरह से सरकार ने भी स्टॉप नहीं करना है, स्ट्राइकिंग द गोंग ऑफ कॉशन। और उसी साथ साथ में फैसिलिटेट क्या कराना होगा, ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो पाए एसेंशियल मेडिसिन जो होती है वो, और हॉस्पिटल बेड्स और वैक्सीन। बस ये था आज का सेशन। उसी में आगे बढ़ते हैं और सारे वोकैब्स को देखते हैं। सारे वोकैब के साथ हमें और एडिशनल कितने वोकैब याद करने हैं, सिर्फ कोई भी 2 वोकैब अच्छे से आप पकड़ लीजिए। किसी को कोई वोकैब पसंद आएगा, किसी को कोई दूसरा आएगा, वो चलेगा। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स फटाफट कमेंट कर दीजिए रेडी। चलिए जल्दी लिख दीजिए रेडी, ताकि हम सेकंड एडिटोरियल के वोकैब्स को देख लें। उसके बाद हमारे पास समय बचेगा तो हम थर्ड वोकैब के भी, मतलब थर्ड एडिटोरियल के भी वोकैब बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो फॉरवर्डिंग का मतलब होता है एक तरह के एप्रीहेंशन और एंजाइटी, पर्चर्बेशन, ड्रेड, ट्रेपिडेशन या हंच, एक तरह की भूख होना कि समथिंग गुड हैज टू हैपन, दैट इज अ काइंड ऑफ फॉरवर्डिंग। ठीक है,
लेकिन यहाँ उसी चीज में समथिंग बैड विल हैपन के सेंस में यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिट लार्ज मतलब विच इज वेरी ऑब्वियस, ऐसा डॉक्यूमेंट जो पब्लिकली अवेलेबल कराया गया है या तो विद इन अ स्पेसिफिक ग्रुप वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराया गया है। तो रिट लार्ज, फोरसाइट का मतलब होता है दूरदृष्टि, उसे कहते हैं एंटिसिपेशन, सर्कमस्पेक्शन, प्रूडेंस और पर्सपिकेसिटी। पर्सपिकेसिटी का भी मतलब होता है एक तरह की दूरदृष्टि, भविष्य में क्या अच्छा क्या बुरा होने वाला है उसका एक कैलकुलेशन करने की, उस आधार पे खुद की स्ट्रेटेजी चेंज करने की जो एक सिस्टम है वो कहाँ से आती है, वो फोरसाइट से आती है। लेकिन आपको कोविड-19 के केसेस को क्या करना होगा, कंटेन करना होगा, उसी से वर्ड आया है कंटेनमेंट। ठीक है, मतलब एक्शन ऑफ कीपिंग समथिंग हार्मफुल अंडर कंट्रोल, ऐसी चीज जो आपके लिए हानिकारक हो सकती है उसको पूरी तरह से खुल के बाहर नहीं आने देना, उसको अपने नियंत्रण में रखना एंड विद इन लिमिट्स में रखना, रेस्ट्रिक्शन में रखना, कर्व कर देना, उसको एक नियंत्रण बांध लेना। और डिमार्केशन ये भी यहाँ पे आएगा नहीं। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि डिमार्केशन का मतलब होता है एक तरह का सीमांकन कर देना। ठीक है, कौन सी सीमा किसकी वह तय करवा लेना, उसे हम कहते हैं सीमांकन करवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजिलेंट होना मतलब बड़ा ही वॉचफुल, बड़ा ही कॉशियस, बड़ा ही शेरी, हिडफुल और फ्लीटी होना, पॉसिबल डेंजर और डिफिकल्टी है उसको ध्यान में रखते हुए जो बंदा वॉचफुल है, कॉशियस है, शेरी है, हिडफुल है और वेरी है, और कौन सा है लास्ट में, लीरी है, तो समझ में आता है। लेकिन आज की हमारी सबकी जनरेशन, हम सब कैसे हो चुके हैं, हमें कोई कारण हो कि ना हो, हम उस नेट के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमारा जो विजिलेंट नेचर है वो धीरे 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 कम हो जाता है। तो यहाँ पे विजिलेंट होने की आवश्यकता है। इकोज इन द लेटर मतलब वही बात है जब लेटर में वापस से दोहराई जाने लग जाए और हमें लग जाए कि ये बताई हुई बात वापस बताई जा रही है, तो उसे हम कहते हैं रिकरेंट इशू, सेंटेंस और पैराडाइम विच कंटेन्स टू आइडेंटिकल और वेरी सिमिलर पार्ट, जिसके दो पार्ट सेम होते हैं उसमें ये दिक्कत आती है। अगर दोनों ऑपोजिट्स हो और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो तो सेट हो ही जाएंगे। चलिए, तो ये था एक चुनाव, या एक तरह की चुनाव ना कहा जाना चाहिए लेकिन वन काइंड ऑफ चैलेंज कहा जाना चाहिए, इकोज इन द लेटर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कमेंट में एक बार क्लियर लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप सब अच्छे से जुड़े हुए हो, आपको समझ में भी आ रहा है और वोकैब के रिवीजन का फायदा भी हो रहा है। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट में एक बार क्लियर लिख दो, तब तक हम पानी पी लेते हैं थोड़ा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे के वोकैब्स की ओर। एग्जॉर्ट करना, किसी भी चीज के लिए किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को एक तरह से स्ट्रांगली क्या करना, एनकरेज करना या अर्ज करना, एडजोर करना, इम्प्लोर करना, स्पर आपने आगे बहुत बार देखा हुआ है, और एक एडमोनिश करना भी हुआ है। तो यहाँ कोई भी दो वोकैब को आप पकड़ लीजिए, उसको थोड़ा याद करिए, लेकिन एग्जॉर्ट क्योंकि पैराग्राफ में पढ़ा है तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि वो क्या कहना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कर्टेल करना, जो भी एडिशनल वर्क है उसको क्या कर देना पड़ेगा, रिड्यूस कर देना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन ले आ जाना पड़ेगा, लेसन कर देना पड़ेगा, डिमिनिश कर देना पड़ेगा, ट्रिम और ट्रंकेट कर देना पड़ेगा। देखो ये एक अच्छा शब्द है, ट्रंकेट कर देना पड़ेगा। तो आप जब भी वोकैब डिस्कस कर रहे हो तो थोड़ा सा पैराग्राफ का रेफरेंस आपके माइंड में आना चाहिए। जैसे कि अभी जो भी टॉपिक चल रहा है अगर आप वो चेक करें तो वार्निंग बेल्स और ओमिक्रॉन क्राइसिस की बात चल रही है। ठीक है, प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है मुसीबत आने वाली है, मुसीबत आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं पहले से जाहिर कर लेता हूं और इस कारण से मुसीबत को टाल देता हूं। तो मेरा एक्शन कैसा था, पोस्ट एम्प्टिव नहीं प्रीएम्प्टिव था, सर्विंग to preempt or forestall something especially to prevent attack by disabling the enemy। ठीक है, दुश्मन को थोड़ा सा असक्षम बना के जो आप आपका काम कर लेते हो उसे प्रीएम्प्टिव एक्शन कहते हैं। एब मतलब जैसे किसी भी पूनम की रात को जो पानी में भरती आती है वो धीरे धीरे ओट बन के धीरे धीरे वापस जाते लगती है, तो धीरे 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 पानी जो घटने की प्रक्रिया उसे हम क्या कहते हैं, EBB एब कहते हैं। उसका मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज होना, ड्वेंडल होना, वेन होना, अबैटमेंट, डिके और डिटीरियोरेट होना। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है बड़ा ही सीवियर डिजास्टर और डिस्ट्रेस और ट्रॉमेटिक। देखो ये एक अच्छा शब्द है, ट्रॉमेटिक और सेवेज है ना, बड़ा ही तनाव पैदा करता हुआ। तो ऐसा वाला जो ये वर्ड है वो है डेवास्टेटिंग, स्ट्राइक अ ब्लो। तो टू डू समथिंग, टू फाइट फॉर और अगेंस्ट समथिंग, दे स्ट्रक अ ब्लो फॉर फ्रीडम एंड अगेंस्ट टायरनी।
टिरानी का मतलब ये होता है एक तरह की ऑटोक्रेसी जिसमें मेरी ही बात चले, आप में से किसी की बात ना चले। तो ऐसे सिस्टम को तोड़ के बगावत करके आगे आ जाने वाली ही जो कास्ट है, कम्युनिटी है, कुछ भी कहो, ठीक है। तो यहाँ पे उसके रेफरेंस में ये बात जो है वो करी गई थी कि किस तरह से वो आपकी जो मतलब एक तरह के प्रोटोकॉल्स है उसको भी नियंत्रण में ना रखते हुए उसके रहते भी केसेस बढ़े। तो ये जो सारी बात है वो यहाँ पे स्ट्राइक अ ब्लो करके बताई जा रही है, ठीक है। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है थोड़ी सी हताशा, डिस्मे, डिस्कम्पोजर, एंग्स्ट, हिस्टीरिया और स्ट्यूपिफैक्शन। स्ट्यूपिफैक्शन का मतलब भी वही मसला होगा जो होता है कॉन्स्टर्नेशन का मतलब आपने कोई एक डिसीजन लिया लेकिन आगे जाके वो नेगेटिव साबित हो रहा है, ऐसा दिखने लग गया है। तो जब तक वो नेगेटिव साबित नहीं हो जाता है तब तक का जो पूरा पीरियड है आप उस दौरान किस सिचुएशन में रहते हो, कॉन्स्टर्नेशन वाली सिचुएशन में रहते हो दोस्तों। हार्बिंजर का मतलब होता है पर्सन और थिंग दैट अनाउंसेस और सिग्नल्स द अप्रोच ऑफ अनदर। किसी का भी कोई भी अप्रोच बताने वाला व्यक्ति उसे संदेशवाहक मतलब हार्बिंजर कहा जाएगा। प्रिल्यूड करना, ओमेन करना, ऑगरी और प्रीसेज, पहले से किसी के बारे में कुछ बता देना, उसी के मतलब जो वर्ड्स है वो यहाँ पे हार्बिंजर को सिनोनिम बना के यूज किए गए हैं। हैवॉक का मतलब होता है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, डिसोलेशन और डिस्पोलिएटेशन या डिस्पोलिएशन या रूइन कर देना, बर्बाद कर देना। mRNA आपको जब फाइल भेजी गई थी तो सिर्फ और सिर्फ इसका PDF पढ़ के छोड़ देने के लिए भेजी गई थी, इसको रट्टा मारने नहीं जाना है। आगे बढ़ते हैं। वल्नरेबल होना, किसी भी चीज़ के इन नीड ऑफ स्पेशल केयर। स्पेशल केयर उन्हीं को देनी पड़ेगी ना जो थोड़े खतरे में है, जो थोड़े एट रिस्क है। उसी तरह से सपोर्ट और प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ एज, डिसेबिलिटी एंड रिस्क ऑफ एब्यूज और निग्लेक्ट। तो उसके कारण जो भी उनके साथ अत्याचार हो उसको रोकने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्कस करी जा रही है। मिंगल, लेकिन ऐसे समय में भी आप मूव ऑन करते हो, एंगेज विद अदर्स एट अ सोशल फंक्शन करते हो, सोशलाइज करते हो, सर्कुलेट करते हो, फ्रेटरनाइज करते हो और हॉबनॉब करते हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो एक होप है कि ओमनिक्रॉन के ऊपर हम जीत हासिल कर लेंगे उसको हराने का काम करती हुई दिख रही है, क्योंकि उसी सिस्टम को आगे अगर देखें तो स्ट्राइक गॉन्ग ऑफ कॉजन, पुट कंट्रोल और मैनेज करना, किसी भी चीज को नियंत्रण में लाने के लिए जो भी आप बोलते जाओ, लोगों को मैसेज देते जाओ, उसे कहते हैं स्ट्राइक गॉन्ग ऑफ कॉशन, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ चुका है तो एक बार फटाफट कमेंट में लिख दीजिए क्लियर, ताकि हम आज एक और एडिटोरियल जो है डिस्कस करेंगे, ड्राइंग अ लाइन ऑन जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। तो दोस्तों ये जो भी एक्सरसाइज है वो 2019 के ईयर से लेकर 2021 के दौरान बहुत ज़्यादा इस पर काम किया गया, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग इससे मतलब वाकिफ नहीं है कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर का डिलिमिटेशन का एक एक्सरसाइज डेवलप किया गया था। तो चलिए उस एडिटोरियल को भी समझने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, जी हाँ, और उसके पहले हमारे वीरेंद्र सर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है करंट का वो पूरा लेके आपके समक्ष 27 दिसंबर के दिन सुबह 8:30 बजे लाइव होंगे। तो आज 25 तारीख है, कल नहीं और परसों ये एडिटोरियल नहीं कहना चाहिए मुझे, ये करंट अपडेट जो है हाँ एडिटोरियल में से भी मिल तो ज़रूर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। जब आप किसी भी चीज़ की सीमा, बॉर्डर ज़्यादा या कम जो भी है वो तय करने की प्रक्रिया करते हो तो उसे डीलिमिटेशन कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से डीमार्केशन भी कहते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डिलिमिटेशन तो हो गया। या अप इन आर्म्स का मतलब होता है प्रोटेस्ट, लेकिन कैसा वाला प्रोटेस्ट करना, बड़ा ही गुस्से से, तो विगरसली, ठीक है। एट द कोर का मतलब होता है जो सेंट्रल मुद्दा है, सेंट्रल मुद्दा ये है कि उनका जो भी प्रोटेस्ट है इज द फियर ऑफ शिफ्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर टू द जम्मू रीजन। उनको लग रहा है कि जम्मू रीजन में जो पावर है वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के हाथ में चला जाएगा। इस फियर के चलते, इस डर के चलते उन्होंने ये प्रोटेस्ट, ये विरोध को अपना जो विरोध प्रदर्शन है उसका मुख्य हिस्सा बना दिया है। इसीलिए आगे अगर देखें तो इनहॉस्पिटेबल और रिमोटनेस, तो लैक ऑफ पब्लिक कन्वीनियंसेस, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर और जितनी भी पब्लिक यूटिलिटीज होती है अगर वो अच्छे से अवेलेबल ना हो तो उनका जो भी एक्सेसिव मतलब हद से ज़्यादा रिमोटनेस है ना, एक तरह से अलूफनेस जो होता है, एंड और इनहॉस्पिटेबल का मतलब होता है नॉट हेल्दी में बोल सकता हूँ, ठीक है, या नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट भी
बोल सकता हूँ, ठीक है। कंडीशंस ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर, जैसे कि कंसिडरेशंस मे हैव बीन अप्लाइड इन द अर्लियर इंस्टेंसेस टू, किस तरह से, तो देखते हैं जब भी आप किसी प्रीवियसली जाने जाने नाम से उसको पुकारते हो तो आप उसे कहते हो erstwhile जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया। erstwhile का मतलब होता है जो फॉर्मरली या प्रीवियसली किस तरह से जाना जाता था, वह बात करी जा रही है। और 2020 में मार्च 6 के दिन जो भी ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया, उसके बहुत कम समय में बाय वर्च्यू ऑफ, मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ जो पार्लियामेंट एक्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 5 ऑफ द एक्ट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड। आगे बढ़ते हैं। मैंडेटेड मतलब इस कानून को भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमांड, कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई पर्पस दिया गया था और डेलिनेट करना था, मतलब थोड़ा सा ड्रॉ करना था 7 एडिशनल असेंबली सेगमेंट्स टू द 83 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी। उसी के साथ कश्मीर ने एक बार प्रॉब्लम भुगती, 200 करोड़ का घाटा भी हुआ और उसके बाद अपनी पॉलिसी थोड़ा चेंज किया है। हैज ऑल्सो सजेस्टेड रिजर्विंग 7 सीट्स फॉर द SC/ST दैट मेनली पॉपुलेट सांबा, कठुआ, जम्मू एंड उधमपुर। तो इस क्षेत्र में जो बस्ती रहती है उसकी स्पेसिफिक कास्ट को उन्होंने कहा कि इनको, मतलब एकेडमी का शेड्यूल या किसी भी तरह से अगर देखे है ना, तो उसमें किस तरह से इन्वॉल्व किया जाए, ऐसी करके मैंने एक बेसिक एग्जांपल दिया। लेकिन वापस इसी टॉपिक पे आऊँ तो यहाँ पे इसके अंदर एक ऑर्डर दिया गया है, एक आदेश दिया गया है एक कानून बनाने का कि आप जम्मू एंड कश्मीर की जो भी अलग अलग क्षेत्र है उसका डिमार्केशन वापस से करो, उसकी नई डेफिनेशन बनाओ और उसका पूरा नया मैपिंग करो, ठीक है। ये उसका पर्पस है। लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा जो है विरोध भी हुआ था। और ईयर मार्क करना मतलब एक तरह से रिजर्व करना, एक तरह से अलग से उनके लिए इख्तियार करना, ठीक है। चलिए तो एक बार वापस देख लेते हैं। तो इनहॉस्पिटेबल कंडीशन जो होती है, रिमोटनेस जो होती है, मतलब थोड़ा सा अलूफनेस होना, और इनहॉस्पिटेबल मतलब नॉट हेल्दी, या एक तरह से उसे हम हार्श भी कहते हैं, ऐसी कंडीशन होना, कठोर कंडीशन होना। बाय वर्च्यू ऑफ मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ, erstwhile मतलब जो प्रीवियसली जाना जाता था। कार्व आउट करना, जब बहुत बड़ा टुकड़ा होता है उसमें से इतना हिस्सा आप काट डालो, उसको निकाल डालो, रिमूव करना को बड़े हिस्से में से, तो उसे कहते हैं कार्व आउट करना। तो ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट्स है जिनको कार्व आउट कर दिया गया है ये नए मैपिंग में, वो तो अभी तक साफ साफ बताया गया नहीं था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंटिन्यूइंग, लगातार ऐसी आर्बिट्ररीनेस मतलब ऐसा रैंडम जो बिहेवियर होता है मन मर्जिया वाला, आउट ऑफ विम, ठीक है, तो वो यहाँ मतलब काम नहीं आएगा। और हैवी हैंडेड का मतलब होता है ऑप्रेसिव, ऐसा वाला अगर मेजर्स लोगे, रीपर्पस करोगे, मतलब उसका पॉलिटिक्स जो है जम्मू एंड कश्मीर का, उसका पूरा उद्देश्य बदलने की बात सोचोगे तो कहीं ना कहीं वो टेम्पररी सक्सेस हो सकती है, लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं हो सकती। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वोकैब्स के रिवीजन की कहानी। और ये रिवीजन के साथ हमारा आज का ये सेशन ऑलमोस्ट एंड की ओर बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला डिलिमिटेशन मतलब एक तरह से डिमार्केशन, ठीक है, द एक्शन ऑफ फिक्सिंग बाउंड्री और लिमिट्स। रीपर्पस करना मतलब एक चीज का जो पर्पस है, अडेप्ट फॉर यूज इन अ डिफरेंट पर्पस। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है क्लासीफाई करना है किसी भी चीज की पोजीशन को एक्सट्रीम 2 पॉइंट में, तो उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। वन काइंड ऑफ नेटवर्क भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते, अप इन आर्म्स मतलब प्रोटेस्टिंग विगरसली, बड़े ही अग्रेसिवली किसी चीज का विरोध करना, उसे कहते हैं अप इन आर्म्स। एट द कोर का मतलब होता है इन अ वेरी कंप्लीट और एक्सट्रीम वे, पूर्णतः, संपूर्णतः। प्रोटेस्ट करना वो आप समझ सकते हो, स्टेटमेंट एक्शन है ना, एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल और ऑब्जेक्शन टू समथिंग। डिसेंट का मतलब भी वही होता है, विरोध। डेम्यूरल ये एक अच्छा वर्ड है, इनवेइंग, ठीक है, आउटक्राई और फॉर्मिनेशन, डेम्यूरल, ठीक है। और एक अच्छा वर्ड है डिसेंट। तो एक दो वर्ड को भी पकड़ लो, एक डिसेंट इजी वाला पकड़ लो, तो एक डेम्यूरल नया है वो पकड़ लो। अपकमिंग एग्जाम्स जो भी आ रही होती है, खैर SBI में हमने देखा, IBPS में भी कुछ स्टूडेंट्स ने देखा कि वोकैब बेस्ड क्वेश्चन सब आते हैं, उसमें वर्ड यूसेज भी होता है, डायरेक्ट सिनोनिम एंटोनिम भी होता है। तो वोकैब को स्पेसिफिकली वर्क करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिमोटनेस का मतलब होता है जो अलूफनेस, अकेला थकेला हो चुका है, डिटैचमेंट और रेवरी, उसे हम कहते हैं एक तरह का रिमोटनेस। इनहॉस्पिटेबल का मतलब होता है जो बड़ी ही हार्श और डिफिकल्ट टू लिव इन वाली कंडीशन अनफ्रेंडली हो जाती है ना। और ऑस्टियर और स्पार्टन या हॉटी या डिस्डेनफुल, डिस्डेनफुल का मतलब ही होता है
एक तरह से अवज्ञापूर्ण बन जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ऑस्टवल का मतलब होता है जो फॉर्मर, जो पहले के नाम से, प्रायर, कॉनिडम, ठीक है, और एक है लॉम। ठीक है, तो ये जो इस तरह के अलग अलग मतलब कंसेप्ट्स है, वो आप जब ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग बढ़ाओगे तो अलग अलग शब्दों का अलग अलग वे में जब यूज़ होगा तो उसका यूज़ ही आपको सिखाएगा कि इसका स्पेसिफिक मीनिंग क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ और एज अ रिजल्ट ऑफ, दैट इज बाय डिंट ऑफ। आगे बढ़ते हैं। और मैंडेट का मतलब होता है उकेस, ठीक है, या फिएट, बराबर है, अथॉरिटी टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, या एक तरह का सत्ता, जिसे डेक्री भी कहते हैं और उसी तरह से बिडिंग भी कहते हैं। डेलिनेट करना मतलब डिफाइन करना, सीमांकन करना, डिस्क्राइब करना, पोर्ट्रे करना, है ना, प्रिसाइसली डेपिक्ट करना या पर्टिकुलराइज करना। ठीक है, कि ये हिस्सा इतना जो है वो यहाँ का, फिर यहाँ से ये जो इलाका है कुछ और का, और फिर ये इलाका कुछ और का, इसे कहते हैं डिमार्केशन। ईयर मार्क करना मतलब किसी चीज़ को रिजर्व या असाइन, हाइपोथेकेट करना, डेसिग्नेट करना फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। कार्व आउट करना मतलब रिमूव फ्रॉम अ लार्जर होल, बड़े हिस्से में से कुछ चीज़ को निकाल देना, बड़ा क्षेत्र में से कुछ राज्यों को उस क्षेत्र में से बाहर कर देना, उनका इंक्लूजन ना करना, तो ये आपने क्या कर दिया, कार्व आउट कर दिया। आर्बिट्ररीनेस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम। विम का मतलब होता है खुद जो मूड आया, खुद जो मर्जी आई उस हिसाब से कर लिया, और आजू बाजू की सिचुएशन के बारे में कुछ भी सोचा नहीं, तो उसे हम कहते हैं आर्बिट्ररीनेस। हैवी हैंडेड का मतलब होता है टिरानिकल। ऑटोक्रेटिक जो होता है ना, जो ऑप्रेसिव होता है, अपनी ही बात चलाता है, डेस्पोटिक होता है, क्लमजी होता है, इनसेंसिटिव होता है, उसको आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाओं से लेना देना नहीं होता है। ओवरली फोर्सफुल, ज़्यादा जबरदस्ती होते हैं। मैलेड्रॉइट, तो इसमें अच्छे अच्छे शब्द अगर देखो तो 1, 2 और 3 है, और इजी वाला शब्द देखो तो ऑपरेसिव है। तो आपको इजी वाला चुनना है, डिफिकल्ट वाला कोई भी चुनना है, आपका जो लेवल है उस लेवल पे उसको चुनिए और उसको रिवाइज करिए और आपको दिखेगा ओवरऑल इम्प्रूवमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ हमारी सभा के समापन पे हम आ चुके हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार सेशंस की बारी क्या है। तो 27 तारीख, कल तो दोस्तों संडे है, 27 तारीख को सुबह 7:30 बजे CNA संदीप सर के द्वारा डिस्कस किया जाएगा। चलिए करंट अफेयर की अगर बात करें तो स्पेशल MCQ जो 5 बजे सर के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, वो इस बार 27 दिसंबर के दिन शाम को एग्जैक्ट 5 बजे IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO और सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक को ध्यान में रखते हुए सर के द्वारा डिस्कस किया जाएगा। और ये लास्ट एडिटोरियल की सीरीज जो हमारी एज इट इज चलते रहती है, वो बाय डिफॉल्ट वैसी की वैसी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। द वेरी नेक्स्ट मंडे वी आर अगेन गोइंग टू बिगिन विथ न्यू एडिटोरियल्स, और उसमें से भी हम अच्छे खासे वोकैब्स सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ये सेशन समाप्त होता है। बता दीजिएगा फटाफट जल्दी कैसा रहा सेशन, एक बार हम भी आपकी कमेंट पढ़ ले। और इस तरह से आपने आज 40 वोकैब्स आराम से रिवीजन कर लिए हैं। ठीक है, और 40 मैंने कम बोले, हर वोकैब के अंदर एक दो सिनोनिम गिन लो, 40 × 2 करो, 80 वो, और ओरिजिनल वर्ड 40, तो 40 का मतलब होता है 100 या 120, 2.5 गुना आप मान के चलो। अगर आपने 60 किए हैं तो आप मान के चलो कि 150 हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसा कुछ रेशियो कोई भी बिठा लो, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। चलिए क्लियर है? ओके, सो विद दैट I myself, Abhisha, would like to sign off from this live session, and on Monday we are again meeting with the results of this weekend test of vocab of 30 questions, and those 30 questions will be asked from 2 weeks PDF material, this week and the previous week, right? So all the PDFs of all editorials will has already been sent, right, in this Telegram daily PDF channel. So I hope you are taking the maximum benefit of the same, and with that, once again dear students, thank you and bye bye and good night.